29.1 परिचय। खंड 7 में हमने इस बारे में बात की कि कैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी समाजशास्त्रियों को समाज का अध्ययन करने में मदद कर सकती है। यह इकाई 29 बताती है कि नई तकनीक का उपयोग कैसे करें। इसमें बताया गया है कि इंटरनेट क्या है और यह शोधकर्ताओं को कैसे लाभ पहुंचाता है। यदि आप इंटरनेट से परिचित हैं, तो हो सकता है कि आप इनमें से कुछ को पहले से ही जानते हों, लेकिन यदि आप इसमें नए हैं, तो यह इकाई सहायक होगी। जैसे जैसे पर्सनल कंप्यूटर सस्ते होते जा रहे हैं और सरकार इंटरनेट पहुंच को किफायती बनाने पर काम कर रही है, भारत में अधिक लोग अपने शोध के लिए आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। आईसीटी, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए खड़ा है, ने जीवन के हर हिस्से को बदल दिया है। www या वर्ल्ड वाइड वेब पूरी दुनिया को इंटरनेट एक्सेस वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खोल देता है। वे दिन गए जब पुस्तकालय जाना एक बड़ा काम था, अनुमति, पुस्तकालय कार्ड और अक्सर यात्रा की आवश्यकता होती थी। अब सब कुछ हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है। कंप्यूटर कौशल और इंटरनेट पहुंच के साथ हम बस एक क्लिक से वह सब कुछ पा सकते हैं जो हमें चाहिए। 29.2 लक्ष्य। एक बार जब आप इस इकाई को समाप्त कर लेंगे, तो आपको यह करने में सक्षम होना चाहिए। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में बताइए। उन इंटरनेट साइटों की सूची बनाएं जो सामाजिक शोध में मदद कर सकती हैं। समझें कि डेटा का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें। अपने शोध में इंटरनेट और वर्ड प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करें। 29.3 इंटरनेट क्या है और यह कैसे काम करता है? इंटरनेट कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है, जिससे एक बड़ा नेटवर्क बनता है। यह एक कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी को दूसरे कंप्यूटर पर ले जाने के तरीके के रूप में कार्य करता है। इसे कंप्यूटर के लिए एक वैश्विक संचार प्रणाली की तरह समझें। कुछ लोग इसकी तुलना एक विशाल पाइपलाइन प्रणाली से करते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट स्वयं जानकारी नहीं रखता है। इसके बजाय यह हमें अन्यत्र संग्रहित जानकारी ढूंढने में सहायता करता है। कंप्यूटर का उपयोग करने वाले लोग इंटरनेट के माध्यम से कई सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। ईमेल आपको संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। यह ईमेल के माध्यम से चर्चा समूहों तक पहुंच भी प्रदान करता है। टेलनेट या रिमोट लॉगिन आपको दूसरे कंप्यूटर में लॉग इन करने और इसका उपयोग करने की अनुमति देता है, जैसे कि आप भौतिक रूप से वहां थे। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके कंप्यूटर को दूर के कंप्यूटर से जटिल फाइलों को तुरंत पुनर्प्राप्त करने और उन्हें देखने या सहेजने की अनुमति देता है। वर्ल्ड वाइड वेब www या वेब, यह इंटरनेट का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है। इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक नेटवर्क का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, आप स्थानीय नंबर डायल करने और इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का उपयोग कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आप स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन पर हो सकते हैं, लेकिन संभवतः आप अभी भी उस आईएसपी के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं जिसके साथ आपके संगठन का अनुबंध है। जब आप अपने आईएसपी से जुड़ते हैं, तो आप उनके नेटवर्क से जुड़ रहे होते हैं और बदले में वे एक बड़े नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। संक्षेप में, इंटरनेट कई परस्पर जुड़े नेटवर्कों से बना एक नेटवर्क मात्र है। एक नियमित वेबसाइट पता, जैसे http://www.ignou.ac.in दिखाता है कि कंप्यूटर इंटरनेट पर कैसे संचार करते हैं। HTTP का अर्थ है कि कंप्यूटर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नामक एक निश्चित विधि का उपयोग करेगा। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है, जहां यह वेबसाइट पाई जाती है। इग्नू
इस वेबसाइट का अनोखा नाम है और AC.in दिखाता है कि कौन सा सर्वर अनुरोध को संभालेगा और आपको इच्छित वेब पेज देगा। बॉक्स 29.1 इंटरनेट कैसे काम करता है, इसका उदाहरण। कल्पना कीजिए कि आप अपने वेब ब्राउज़र में http://www.ignou.ac.in टाइप करते हैं। ब्राउज़र DNS सर्वर से IP पता मांगता है। यह सर्वर रूट DNS सर्वर से पूछकर IP एड्रेस की तलाश शुरू करता है। ये रूट सर्वर सभी शीर्षस्तरीय डोमेन जैसे .com, .net, .org आदि के लिए IP पते जानते हैं। आपका DNS सर्वर www.ignou.org के लिए रूट पूछता है। रूट www.ignou.ac.in का IP पता नहीं जानता, लेकिन AC.in DNS सर्वर का IP पता देता है। आपका सर्वर फिर AC.in DNS सर्वर से पूछता है कि क्या उसे www.ignou.ac.in का IP पता है। AC.in DNS सर्वर www.ignou.ac.in डोमेन को संभालने वाले सर्वर के लिए IP पते जानता है, इसलिए यह उन्हें देता है। यदि आपका सर्वर IP एड्रेस जानता है तो वह DNS सर्वर से www.ignou.ac.in मांगता है। ऐसा होता है इसलिए यह आपके सर्वर को IP एड्रेस देता है, जो इसे आपके ब्राउज़र को देता है। अब आपका ब्राउज़र वेब पेज प्राप्त करने के लिए www.ignou.ac.in के सर्वर से संपर्क कर सकता है। इंटरनेट तक पहुंच। जो लोग और कंपनियां इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं, उनके पास कई विकल्प हैं। ये विकल्प सेवा की गुणवत्ता और कीमत में भिन्न हैं। कुछ कंपनियां मुफ्त डायल अप इंटरनेट एक्सेस की पेशकश करती हैं, लेकिन यह बुनियादी है। बड़ी फाइलों के साथ बहुत सारे ऑनलाइन व्यवसाय करने वाली कंपनियों के लिए उन्हें एक विशेष समाधान की आवश्यकता होती है। वे एक तेज लाइन किराए पर ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट पेशेवर रूप से होस्ट कर सकते हैं। विचार करने योग्य बातें हैं कीमत, कनेक्शन का प्रकार जैसे डायल अप या समर्पित, अतिरिक्त सेवाएं जैसे वेब होस्टिंग, और आप कितनी तेजी से जानकारी डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। इंटरनेट तक पहुंचने के मुख्य तरीके हैं। डायल अप इंटरनेट, यह व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए आम है। कई कंपनियां यह सेवा प्रदान करती हैं, आमतौर पर वेब होस्टिंग और समर्थन के साथ। आपको उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ISP के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक मॉडेम और एक फ़ोन लाइन की आवश्यकता है। भारत में डायल अप के लिए प्रमुख ISP में VSNL और MTNL शामिल हैं। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, यह आपको एक ही समय में या तेज डायल अप गति पर इंटरनेट और फ़ोन फैक्स प्रदान करता है। यह उन व्यवसायों के लिए अच्छा है जिनके ऑनलाइन कुछ उपयोगकर्ता हैं या बड़ी फाइलें भेज रहे हैं, लेकिन आपको ISDN लाइन की आवश्यकता है। केबल मॉडेम, ये बिना डायल अप के हाई स्पीड इंटरनेट देते हैं। डाउनलोडिंग के लिए स्पीड 512 kbps से 2 mbps और अपलोड करने के लिए 128 से 740 kbps तक होती है। इंटरनेट के लाभ। पारंपरिक स्रोतों की तुलना में इंटरनेट प्रदान करता है अधिक अद्यतन जानकारी। आधिकारिक सामग्री पुस्तकालयों में आने से पहले ऑनलाइन हो जाती है और समाचार हर समय अपडेट किया जाता है। जानकारी तक अधिक पहुंच। कोई भी पुस्तकालय सब कुछ ऑनलाइन नहीं रख सकता है और आप किसी भी समय इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। अंतरक्रियाशीलता। कुछ साइटें आपको विषयों पर चर्चा और टिप्पणी करने देती हैं। आइए चिंतन और क्रिया 29.1 को समाप्त करें और देखें कि हम कितनी अच्छी तरह समझते हैं कि ICT सामाजिक अनुसंधान में कैसे मदद कर सकते हैं। चिंतन और कार्रवाई 29.1।
सामाजिक अनुसंधान में आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह विश्लेषण के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं, डेटा सेट और सॉफ्टवेयर के बड़े संसाधन तक पहुंच प्रदान करता है। पता लगाएं कि आपके अध्ययन केंद्र में इंटरनेट तक किस प्रकार की पहुंच उपलब्ध है। यदि अध्ययन केंद्र के पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, तो अपने इलाके के निकटतम साइबर कैफे में जाएं और साइबर कैफे प्रभारी से चर्चा करने के बाद पता लगाएं कि उस कैफे में निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट पहुंच उपलब्ध है। डायल अप इंटरनेट, आईएसडीएन, एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क, और केबल मॉडेम। अपने शोध प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए कम से कम एक बार इस सुविधा का उपयोग करने का प्रयास करें और फिर यह बताने के लिए 10 पंक्तियों का एक नोट लिखें कि क्या जानकारी प्राप्त करने की यह विधि उपयोगी है। इस प्रक्रिया में यदि कोई समस्या आई हो तो उसका उल्लेख करें। शीर्षक: सामाजिक अनुसंधान के लिए इंटरनेट एक्सेस की खोज, एक व्यापक विश्लेषण। परिचय: समकालीन डिजिटल युग में इंटरनेट अकादमिक अनुसंधान के लिए एक अनिवार्य उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो सूचना और संसाधनों के विशाल भंडार तक पहुंच प्रदान करता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे सामाजिक अनुसंधान के लिए इंटरनेट पहुंच की जांच करने का काम सौंपा गया है, यह चिंतनशील विश्लेषण मेरे अध्ययन केंद्र और आसपास के साइबर कैफे में उपलब्ध इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकारों पर प्रकाश डालता है। इस अन्वेषण के माध्यम से मेरा लक्ष्य अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इंटरनेट पहुंच की उपयोगिता का आकलन करना, संभावित चुनौतियों की पहचान करना और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी विकल्पों को समझना। इंटरनेट कनेक्टिविटी विकल्प गति, विश्वसनीयता और पहुंच के मामले में भिन्न होते हैं। डायल अप इंटरनेट, जो एक समय कनेक्शन का प्रचलित तरीका था, कनेक्शन स्थापित करने के लिए मौजूदा टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है, भले ही इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी हो। आईएसडीएन या इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल संचार चैनलों का उपयोग करके डायल अप की तुलना में तेज ट्रांसमिशन दर प्रदान करता है। दूसरी ओर, केबल मॉडेम हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए केबल टेलीविजन बुनियादी ढांचे का लाभ उठाता है, जिससे यह घरों और व्यवसायों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है। अध्ययन केंद्र और साइबर कैफे में इंटरनेट पहुंच का आकलन। पूछताछ करने पर यह पता चला कि मेरे अध्ययन केंद्र में सीधी इंटरनेट पहुंच का अभाव है, जिससे वैकल्पिक विकल्पों की खोज करना आवश्यक हो गया है। निकटतम साइबर कैफे में जाकर मैंने उपलब्ध इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकारों का पता लगाने के लिए प्रभारी के साथ चर्चा की। साइबर कैफे ने सभी 3 मुख्य प्रकार की पहुंच की पेशकश की: डायल अप इंटरनेट, आईएसडीएन और केबल मॉडेम। केबल मॉडेम कनेक्टिविटी का विकल्प चुनते हुए मैंने अपना शोध प्रयास शुरू किया, जिसका लक्ष्य मेरे शोध प्रोजेक्ट से संबंधित ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंचने में इसकी प्रभावकारिता का आकलन करना था। अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इंटरनेट एक्सेस की उपयोगिता। इंटरनेट एक्सेस का उपयोग मेरे शोध प्रयासों को बढ़ाने में अमूल्य साबित हुआ। केबल मॉडेम कनेक्टिविटी के माध्यम से मुझे अकादमिक पत्रिकाओं, डेटाबेस और अनुसंधान रिपोजिटरी सहित ढेर सारे ऑनलाइन संसाधनों तक त्वरित पहुंच प्राप्त हुई। इससे व्यापक साहित्य समीक्षा और डेटा संग्रह की सुविधा मिली, जिससे मेरी शोध जांच की गहराई और चौड़ाई बढ़ गई। विविध दृष्टिकोणों और विद्वतापूर्ण अंतर्दृष्टि तक पहुंचने की क्षमता ने विषय वस्तु के बारे में मेरी समझ को समृद्ध किया, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा दिया। इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस ने साथियों और आकाओं के साथ निर्बाध संचार और सहयोग की सुविधा प्रदान की, जिससे विचारों, प्रतिक्रिया और विद्वानों के प्रवचन का आदान प्रदान संभव हुआ। मंचों, चर्चा बोर्डों और आभासी सम्मेलनों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों ने नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने,
भौगोलिक बाधाओं को पार करने और एक वैश्विक शैक्षणिक समुदाय को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान किए। चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसकी उपयोगिता के बावजूद अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के उपयोग ने कुछ चुनौतियां पेश की। इन चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण है साइबर कैफे जैसे बाहरी इंटरनेट बुनियादी ढांचे के उपयोग से जुड़ी लागत। जबकि केबल मॉडेम कनेक्टिविटी ने उच्च गति पहुंच की पेशकश की, यह एक वित्तीय व्यय पर आया। संभावित रूप से सीमित बजट वाले छात्रों के लिए पहुंच सीमित हो गई। यह अकादमिक समुदाय के अनुरूप किफ़ायती और सुलभ इंटरनेट समाधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त बाहरी बुनियादी ढांचे पर निर्भरता कुछ हद तक निर्भरता और असुविधा का परिचय देती है। साइबर कैफे में संचालन के घंटे, तकनीकी गड़बड़ियां और नेटवर्क व्यवधान अनुसंधान प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, जो मजबूत और विश्वसनीय इंटरनेट बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा सार्वजनिक इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग करते समय डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए सतर्कता और एहतियाती उपायों की आवश्यकता होती है। इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए सिफारिशें। पहचानी गई चुनौतियों के आलोक में अकादमिक अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें प्रस्तावित की जा सकती हैं। सबसे पहले, इग्नू जैसे शैक्षणिक संस्थानों को ऑन कैंपस इंटरनेट सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे छात्रों को ऑनलाइन संसाधनों तक निर्बाध पहुंच मिल सके। इसमें विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन, नेटवर्क विस्तार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग में निवेश शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए इंटरनेट लागत पर सब्सिडी देने के उद्देश्य से की गई पहल ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच में समावेशिता और समानता को बढ़ावा दे सकती है। अकादमिक समुदाय के अनुरूप छात्रवृत्ति, अनुदान या रियायती इंटरनेट योजनाएं वित्तीय बाधाओं को कम कर सकती हैं और अनुसंधान प्रयासों में समान भागीदारी की सुविधा प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को ऑनलाइन संसाधनों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताओं के साथ सशक्त बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता पहल को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और ऑनलाइन ट्यूटोरियल छात्रों की विश्वसनीय स्रोतों को समझने, जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने और अनुसंधान और अकादमिक पूछताछ के लिए डिजिटल टूल का लाभ उठाने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष में इंटरनेट का उपयोग अकादमिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विद्वानों की पूछताछ के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। अपने अध्ययन केंद्र और आसपास के साइबर कैफे में इंटरनेट कनेक्टिविटी विकल्पों की खोज के माध्यम से मैंने अनुसंधान उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंचने से जुड़ी उपयोगिता, चुनौतियों और अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जबकि इंटरनेट एक्सेस कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें सूचना, सहयोग और संचार तक बढ़ी हुई पहुंच शामिल है, सभी छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लागत निहितार्थ, तकनीकी सीमाएं और सुरक्षा चिंताओं जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे के उन्नयन, वित्तीय सहायता कार्यक्रम और डिजिटल साक्षरता पहल सहित लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करके शैक्षणिक संस्थान डिजिटल युग में शैक्षणिक पूछताछ और ज्ञान प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। इंटरनेट सेवाएं। यह अनुभाग हमें शोधकर्ताओं और जनता के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के बारे में बताता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW में सभी इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं। जब तक आपके कंप्यूटर में सही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, आप दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, चित्र, एनिमेशन, वीडियो देख सकते हैं, ध्वनि फाइलें सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं,
और आवाजें सुन सकते हैं और दुनिया के लगभग किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले प्रोग्राम देख सकते हैं। जब आप नेटस्केप या माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउज़र का उपयोग करके ऑनलाइन होते हैं, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज कर रहे होते हैं। www की रीड HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है। HTML अन्य एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के साथ हाइपरटेक्स्ट को सक्षम बनाता है। हाइपरटेक्स्ट वेब पेजों को क्लिक करने योग्य लिंक, बटन या ग्राफिक्स की अनुमति देता है। इन लिंक्स पर क्लिक करने से आप अपने कंप्यूटर पर अन्य दस्तावेज पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट लिंक के साथ यह क्लिकेबिलिटी वेब का एक अनूठा और क्रांतिकारी पहलू है। वेब पर प्रत्येक आइटम जैसे दस्तावेज, फाइलें, साइटें, फिल्में या ध्वनि फाइलें का एक अद्वितीय URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यह URL आपको बताता है कि आइटम अपने विशिष्ट फाइल नाम के साथ कंप्यूटर पर कहाँ है। दुनिया के किसी भी वेब पेज के प्रत्येक हाइपरटेक्स्ट लिंक में इनमें से एक URL होता है। जब आप किसी वेब पेज पर किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आप उस URL द्वारा पहचाने गए कंप्यूटर से विशिष्ट दस्तावेज को पुनः प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं। URL वेब पेजों के लिए पते की तरह काम करते हैं। TCP/IP और HTML जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों का एक सेट राजनीतिक और भाषाई बाधाओं को पार करते हुए इस वैश्विक सूचना पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल इंटरनेट का सबसे बुनियादी और उपयोगी हिस्सा ईमेल है। यह पारंपरिक मेल से तेज है, जिसे लोग अब स्नेल मेल कहते हैं। ईमेल आपको आसपास या दूर के लोगों के साथ सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। यह दोस्तों के साथ साथ व्यावसायिक साझेदारों या उन समूहों से बात करने के लिए बहुत अच्छा है जिनके साथ आप काम करते हैं। आप अपडेट साझा कर सकते हैं और तेजी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के ईमेल प्रारूप एक साथ काम नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का विकास हुआ, उन्होंने बेहतर संचार करना शुरू कर दिया। अब कंप्यूटर रखने वाला लगभग हर व्यक्ति व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार दोनों के लिए ईमेल का उपयोग करता है। ईमेल का उपयोग करना आजकल ईमेल को माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ आउटलुक एक्सप्रेस जैसे वेब ब्राउज़र में बनाया गया है। जब आप अपना ब्राउज़र सेट करते हैं, तो आप अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP से भी जुड़ते हैं। आपको एक ईमेल पता चुनना होगा। पहला भाग कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, लेकिन यह आपके ISP के साथ अद्वितीय होना चाहिए। फिर आप @ और अपने ISP का नाम जोड़ें। आपका ISP आपको नया खाता बनाने के लिए कोड देगा। आप एक ऐसा नाम भी चुनेंगे जिसे लोग आपसे ईमेल प्राप्त होने पर देखेंगे। और आप अपने प्रदाता के साथ एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड सेट करेंगे। ईमेल भेजना आसान है। आप अपना संदेश सीधे ईमेल सॉफ्टवेयर में टाइप कर सकते हैं या किसी अन्य प्रोग्राम का उपयोग करके उसे ईमेल में संलग्न कर सकते हैं। यदि आप इसे एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं, तो आप कार्बन कॉपी CC विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप कुछ लोगों की पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। जब आपका काम पूरा हो जाए, तो भेजें दबाएं और ईमेल आपके कंप्यूटर से चला जाएगा। आप बाद में संदर्भ के लिए सभी भेजे गए संदेशों की प्रतियां भेजे गए बॉक्स में रखना चुन सकते हैं, या आप अपने ईमेल सॉफ्टवेयर में श्रेणी या प्रोजेक्ट के अनुसार अपने भेजे और प्राप्त ईमेल को व्यवस्थित कर सकते हैं। बॉक्स 29.2 ईमेल कैसे काम करता है? जब आप ईमेल लिखना समाप्त कर लेते हैं और सेंड दबाते हैं, तो आपका ईमेल प्रोग्राम इसे आपके ईमेल खाते से जुड़े SMTP सर्वर पर भेज देता है। SMTP सर्वर प्राप्तकर्ता के पते को
जैसे कि nonelsa@thaardomain.com 2 भागों में विभाजित करता है, खाता नाम, कोई और डोमेन theadmin.com। फिर यह डीएनएस सर्वर से उनके .com का आईपी पता मांगता है। डीएनएस सर्वर आईपी पता एसएमटीपी सर्वर को वापस देता है। एसएमटीपी सर्वर तब ईमेल को उनके .com डोमेन से जुड़े एसएमटीपी सर्वर पर अग्रेषित करता है। दूसरा एसएमटीपी सर्वर ईमेल को प्राप्तकर्ता के खाते में भेजता है। प्राप्तकर्ता अपने कंप्यूटर पर लॉग इन करता है और अपना ईमेल सॉफ्टवेयर खोलता है, जो सर्वर से कनेक्ट होता है। सॉफ्टवेयर फिर सर्वर से उनके खाते से सभी ईमेल उनके कंप्यूटर पर भेजने के लिए कहता है। एक बार जब आप इसका सही तरीके से उपयोग करना जान ले, तो ईमेल संवाद करने का एक शानदार तरीका है। लेकिन किसी को भी स्पैम या अवांछित ईमेल प्राप्त करना पसंद नहीं है, जब तक कि उन्होंने आपकी संपर्क सूची में शामिल होना नहीं चुना हो या आपके उत्पादों में रुचि न हो। स्पैम ऑनलाइन एक बड़ी परेशानी है और जो लोग इसे भेजते हैं, उन्हें अच्छे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के रूप में नहीं देखा जाता है। चाहे आप व्यक्तिगत या व्यावसायिक ईमेल भेज रहे हों, इसे भेजने से पहले आपने जो लिखा है उसे दोबारा जांचना महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी ईमेल भेजने से गलतफहमी और शर्मिंदगी हो सकती है। 29.5 वेब खोज इंजनों पर खोज। सामान्य वेब के लिए खोज इंजन सीधे वर्ल्ड वाइड वेब पर ही खोज नहीं करते हैं। इसके बजाय प्रत्येक व्यक्ति एक डेटाबेस खोजता है जिसमें वेब पेजों का पूरा टेक्स्ट होता है। ये पेज सर्वर पर होस्ट किए गए अरबों वेब पेजों में से चुने गए हैं। स्पाइडर के नाम से जाने जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम इन खोज इंजन डेटाबेस को चुनने और बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि उन्हें पृष्ठों को खोजने के लिए वेब को क्रॉल करने के रूप में वर्णित किया गया है, वे वास्तव में एक ही स्थान पर रहते हैं। वे अपने डेटाबेस में पहले से मौजूद पृष्ठों के लिंक का अनुसरण करके संभावित समावेशन के लिए पृष्ठों का पता लगाते हैं, जिनके बारे में वे पहले से ही जानते हैं। ये मकड़ियां न तो सोच सकती हैं, न ही यूआरएल टाइप कर सकती हैं, और न ही किसी चीज की खोज करने और यह देखने के लिए निर्णय ले सकती हैं कि वेब पर इसके बारे में क्या है। इंटरनेट पर खोज रहे हैं। ज्यादातर लोग इंटरनेट पर चीजें इसी तरह ढूंढते हैं। वे विशिष्ट शब्दों को खोजने के लिए खोज इंजन का उपयोग करते हैं। जो शब्द आप सर्च इंजन में टाइप करते हैं, उसे कीवर्ड कहा जाता है। आप जो खोज रहे हैं, उससे संबंधित कीवर्ड का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आप एक शब्द या कुछ शब्दों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं। खोज इंजन आपको वे वेब पेज दिखाएगा जिन पर वे शब्द हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मुफ्त सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर ऑनलाइन खोजना चाहते हैं, तो आप अपने कीवर्ड के रूप में सांख्यिकी सॉफ्टवेयर मुफ्त टाइप कर सकते हैं। कुछ खोज इंजन पृष्ठ के प्रत्येक शब्द को देखते हैं, जबकि अन्य केवल कुछ शब्दों को देखते हैं। कुछ लोग इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि कोई शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है या नहीं। जब आप कीवर्ड का उपयोग करते हैं, तो खोज इंजन के लिए यह जानना कठिन हो सकता है कि आपका मतलब क्या है। उदाहरण के लिए, यदि आप हार्ड खोजते हैं, तो आपको हार्ड साइडर, हार्ड स्टोन, हार्ड परीक्षा या आपके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव के बारे में परिणाम मिल सकते हैं। कभी-कभी आपको उन शब्दों के लिए परिणाम नहीं मिल सकते हैं जिनका मतलब एक ही है, लेकिन जो आपने टाइप किया है वह बिल्कुल वैसा नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप हृदय रोग खोजते हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसा पृष्ठ न मिले जो हृदय के बजाय हृदय के बारे में बात करता हो। अधिकांश वेबसाइटें 2 प्रकार की खोजें प्रदान करती हैं, बुनियादी और उन्नत। उन्नत खोजें आपको अधिक कार्य करने देती हैं, जैसे एक से अधिक शब्द खोजना या कुछ शब्दों को अधिक महत्व देना। आप सर्च इंजन को कुछ शब्दों को नजरअंदाज करने के लिए भी कह सकते हैं। कुछ उन्नत खोजें आपको विशिष्ट नाम, वाक्यांश या शब्द ढूंढने देती हैं,
जो एक दूसरे के करीब हैं। कुछ खोज इंजन आपको अपनी खोज को अधिक सटीक बनाने के लिए विशेष शब्दों का उपयोग करने की सुविधा देते हैं। इन्हें बूलियन ऑपरेटर कहा जाता है। एंड, और, नॉट, नियर और फॉलोड बाय जैसे शब्द हैं। एंड का अर्थ है कि आपके द्वारा टाइप किए गए सभी शब्द पृष्ठ पर होने चाहिए, जैसे दिल और हमला। या इसका मतलब है कि कम से कम एक शब्द पृष्ठ पर होना चाहिए, जैसे ब्रोंकाइटिस, तीव्र या क्रोनिक। नॉट का मतलब है कि एक निश्चित शब्द पृष्ठ पर नहीं होना चाहिए, जैसे सांख्यिकी और कैलकुलेटर, गणित नहीं। नियर का मतलब है कि शब्द एक दूसरे के करीब होने चाहिए। फॉलोड बाय का मतलब है कि एक शब्द दूसरे के ठीक बाद आना चाहिए। आप वाक्यांशों को उद्धरण चिन्हों में डालकर भी खोज सकते हैं, जैसे दिल का दौरा। प्रत्येक खोज इंजन थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें, यह जानने के लिए निर्देश या सहायता अनुभाग को पढ़ना अच्छा है। तब तक आप इसका उपयोग करने का अभ्यास कर सकते हैं, जब तक आप अपनी जरूरत की चीज ढूंढने में बेहतर नहीं हो जाते। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कुछ खोज इंजन हैं। गूगल http://www.google.com। गूगल आपको वेब पेजों को खोजने के अलावा और भी बहुत कुछ करने देता है। गूगल मुखपृष्ठ पर आपको एक खोज बॉक्स दिखाई देगा। आप इसका उपयोग पूरे इंटरनेट से छवियां ढूंढने, यूजनेट समाचार समूहों पर चर्चा में शामिल होने, समाचार अपडेट प्राप्त करने या उत्पादों को देखने के लिए कर सकते हैं। अधिक लिंक पर क्लिक करने से आपको ओपन डायरेक्टरी, कैटलॉग खोजों और अन्य सेवाओं से मानव क्यूरेटेड जानकारी तक पहुंच मिलती है। याहू http://www.yho.com। याहू 1994 में लॉन्च किया गया वेब पर सबसे पुरानी निर्देशिका है। यहाँ मानव संपादक वेबसाइटों को श्रेणियों में व्यवस्थित करते हैं। बेहतरीन खोज परिणाम प्रदान करने के अलावा याहू अपने मुखपृष्ठ पर खोज बॉक्स के ऊपर टैब प्रदान करता है। ये टैब आपको छवियों, येलो पेज लिस्टिंग की खोज करने या याहू के उत्कृष्ट शॉपिंग सर्च इंजन का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। आप और भी अधिक विशिष्ट खोज विकल्पों के लिए याहू सर्च होम पेज पर भी जा सकते हैं। आस्क जीव्स ने अपने अद्वितीय प्राकृतिक भाषा खोज इंजन के लिए 1998 और 1999 में लोकप्रियता हासिल की, जिससे उपयोगकर्ताओं को प्रश्न पूछने और सटीक उत्तर प्राप्त करने की अनुमति मिली। याहू द्वारा संचालित alltheweb.com याहू की तुलना में हल्का, अधिक अनुकूलन योग्य खोज अनुभव प्रदान करता है। यह वेब खोज पर केंद्रित है, लेकिन समाचार, चित्र, वीडियो, MP3 और FTP खोज विकल्प भी प्रदान करता है। AOL सर्च आंतरिक रूप से aolsearch.aol.com और बाह्य रूप से search.aol.com पर उपलब्ध है। गूगल के सूचकांक से प्राप्त संपादकीय सूची प्रदान करता है। गूगल और AOL सर्च पर खोज परिणाम अक्सर बहुत समान होते हैं। हॉटबॉट वेब के प्रमुख क्रॉलर आधारित खोज इंजनों तक पहुंच प्रदान करता है, याहू, गूगल और टियोमा। हालांकि यह मेटा सर्च इंजन की तरह इन सभी इंजनों के परिणामों को मर्ज नहीं कर सकता है, लेकिन यह विभिन्न वेब खोज परिणामों की तुलना करने का एक त्वरित तरीका प्रदान करता है। अन्य खोज इंजन विकल्पों में टियोमा, गिगाब्लास्ट, लुकस्मार्ट और लाइकोस शामिल हैं। MSN खोज http://sarch.msn.com। नेटस्कैप खोज http://sarch.netscap.com। निर्देशिका खोलें http://dmoz.org। about.com http://www.tabout.com। britannica.com http://www.bratnnica.com।
Excite http://www.txcit.com Iwon http://www.iwon.com Pepesurge http://www.ppserch.com SearchKing http://www.sarchking.com पूर्ण प्रतिबिंब और कार्रवाई 29.2 और देखें कि क्या आप अभी उपलब्ध आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। चिंतन और कार्रवाई 29.2 पता लगाएं कि आपके अध्ययन केंद्र में इंटरनेट तक किस प्रकार की पहुंच उपलब्ध है। यदि अध्ययन केंद्र के पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, तो अपने इलाके में निकटतम साइबर कैफे पर जाएं और निम्नलिखित कार्य करें। कार्य: यदि आपके पास पहले से कोई ईमेल खाता नहीं है, तो एक ईमेल खाता खोलें। अपने मित्र को एक ईमेल भेजें जिसके पास एक ईमेल खाता होना चाहिए और आपको अपने मित्र का ईमेल पता होना चाहिए। अपने शोध प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक जानकारी के कुछ आइटम प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त किसी भी खोज इंजन तक पहुंचें। कुछ वेबसाइटों पर जाएं। उदाहरण के लिए एक वेबसाइट आपको वर्तमान में उपलब्ध नौकरियों के बारे में जानकारी देती है और दूसरी वेबसाइट वर्तमान में दुनिया भर में हो रही प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। उपरोक्त कार्यों को पूरा करने के बाद आईसीटी उपकरणों के उपयोग के फायदे और नुकसान पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। शीर्षक: शिक्षा में आईसीटी उपकरणों के फायदे और नुकसान की खोज। परिचय: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ने हमारे सूचना तक पहुंचने, संचार करने और अनुसंधान करने के तरीके में क्रांति ला दी है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे अपने अध्ययन केंद्र में इंटरनेट की पहुंच और उसके बाद आईसीटी उपकरणों के उपयोग के फायदे और नुकसान की खोज करने का काम सौंपा गया था। मैं जिज्ञासा और आलोचनात्मक पूछताछ दोनों के साथ इस विषय पर गहराई से विचार करता हूं। इंटरनेट तक पहुंच: अपने अध्ययन केंद्र पर इंटरनेट पहुंच की उपलब्धता की जांच करने पर मुझे पता चला कि जहां कुछ केंद्र सीमित पहुंच प्रदान करते हैं, वहीं अन्य के पास इंटरनेट सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए मैं सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए निकटतम साइबर कैफे में गया। ईमेल खाता खोलना। ईमेल खाता खोलने की प्रक्रिया सीधी थी। बस कुछ ही क्लिक के साथ मैंने एक लोकप्रिय ईमेल सेवा प्रदाता के प्लेटफॉर्म पर एक खाता बनाया। इस सरल क्रिया ने मेरे संचार के साधनों का विस्तार किया, जिससे मुझे दूसरों के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने की अनुमति मिली। ईमेल भेजना। किसी मित्र को ईमेल भेजना संवाद करने का एक प्रभावी तरीका साबित हुआ। कुछ ही सेकंड में मेरा संदेश प्रारूपित, संलग्न और भेज दिया गया। ईमेल की तात्कालिक प्रकृति भौगोलिक बाधाओं को दूर करते हुए त्वरित संचार की सुविधा प्रदान करती है। खोज इंजन तक पहुंचना। खोज इंजनों के उपयोग से मेरी उंगलियों पर ढेर सारी जानकारी उपलब्ध हो गई। कुछ कीस्ट्रोक्स के साथ मैंने अपने शोध प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक प्रासंगिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त की। इंटरनेट का विशाल विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि विविध प्रश्नों के उत्तर आसानी से उपलब्ध हों। वेबसाइटें देखना। वर्तमान नौकरी लिस्टिंग और प्राकृतिक आपदाओं के लिए समर्पित वेबसाइटों की खोज से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। जॉब पोर्टल्स ने रोजगार के कई अवसर प्रस्तुत किए, जबकि प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने वाली वेबसाइटें वैश्विक घटनाओं पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करती थी। ये प्लेटफॉर्म विविध हितों और आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सूचना के अमूल्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। आईसीटी उपकरण का उपयोग करने के लाभ। सूचना तक पहुंच। आईसीटी उपकरण सूचना के विशाल भंडार तक पहुंच प्रदान करते हैं, उपयोगकर्ताओं को विविध विषयों का पता लगाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं। संचार।
आईसीटी सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए ईमेल, त्वरित संदेश और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्बाध संचार की सुविधा प्रदान करता है। दक्षता, जिन कार्यों के लिए पहले व्यापक समय और प्रयास की आवश्यकता होती थी, उन्हें अब आईसीटी उपकरणों की सहायता से तेजी से और कुशलता से पूरा किया जा सकता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। सहयोग, आईसीटी प्लेटफॉर्म भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना व्यक्तियों के बीच सहयोग को सक्षम बनाता है, जिससे टीम वर्क और ज्ञान के आदान प्रदान की सुविधा मिलती है। वैयक्तिकृत शिक्षण, अनुकूली शिक्षण प्लेटफॉर्मों और ऑनलाइन संसाधनों के साथ शिक्षार्थी वैयक्तिकृत शिक्षण यात्राओं को बढ़ावा देते हुए अपनी प्राथमिकताओं और गति के अनुरूप अपने शैक्षिक अनुभवों को तैयार कर सकते हैं। मल्टीमीडिया लर्निंग, आईसीटी उपकरण वीडियो, इंटरैक्टिव सिमुलेशन और एनिमेशन जैसे मल्टीमीडिया तत्वों को एकीकृत करते हैं, सीखने के अनुभव को बढ़ाते हैं और विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करते हैं। पहुंच, आईसीटी उपकरण शैक्षिक संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटते हैं, जिससे शिक्षा का लोकतंत्रीकरण होता है। वैश्विक कनेक्टिविटी, आईसीटी वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्तियों को दुनिया भर की विविध संस्कृतियों, दृष्टिकोणों और विचारों से जुड़ने में सक्षम बनाया जाता है। आईसीटी उपकरण का उपयोग करने के नुकसान। डिजिटल विभाजन, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद इंटरनेट पहुंच और तकनीकी साक्षरता में असमानताएं बनी हुई हैं, जिससे शिक्षा और समाज में असमानताएं बढ़ रही हैं। सूचना अधिभार, ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी की प्रचुरता अत्यधिक हो सकती है, जिससे विश्वसनीय स्रोतों को पहचानना और डेटा के विशाल समुद्र में नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। निर्भरता, आईसीटी उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता से आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल में कमी आ सकती है, क्योंकि व्यक्ति त्वरित समाधान और स्वचालित प्रक्रियाओं के आदी हो जाते हैं। साइबर सुरक्षा जोखिम, आईसीटी उपकरण हैकिंग, मैलवेयर और डेटा उल्लंघनों जैसे साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील हैं, जो व्यक्तिगत गोपनीयता और संवेदनशील जानकारी के लिए जोखिम पैदा करते हैं। सामाजिक अलगाव, आईसीटी उपकरणों का अत्यधिक उपयोग सामाजिक अलगाव और कम पारस्परिक कौशल में योगदान दे सकता है, क्योंकि आमने सामने की बातचीत को आभासी संचार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तकनीकी गड़बड़ियां, सॉफ्टवेयर बग, सर्वर क्रैश और कनेक्टिविटी समस्याएं जैसे तकनीकी मुद्दे सीखने की गतिविधियों को बाधित कर सकते हैं और उत्पादकता में बाधा डाल सकते हैं। व्याकुलता, आईसीटी उपकरणों की सर्वव्यापी प्रकृति सूचनाओं, सोशल मीडिया फीड और ऑनलाइन मनोरंजन के रूप में निरंतर व्याकुलता प्रस्तुत करती है, जो केंद्रित शिक्षण और उत्पादकता में बाधा डालती है। डिजिटल थकान, स्क्रीन और डिजिटल उपकरणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से डिजिटल थकान, आंखों में तनाव और मानसिक थकावट हो सकती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष में आईसीटी उपकरणों ने शिक्षा और संचार को बदल दिया है। सूचना तक पहुंच, बेहतर सहयोग और व्यक्तिगत सीखने के अनुभव जैसे असंख्य लाभ प्रदान किए हैं। हालांकि वे डिजिटल विभाजन, सूचना अधिभार और साइबर सुरक्षा जोखिम सहित चुनौतियां भी पेश करते हैं। चूंकि हम आईसीटी उपकरणों की शक्ति का उपयोग करते हैं, इसलिए उनकी कमियों को कम करते हुए उनके लाभों का लाभ उठाते हुए संतुलन बनाना अनिवार्य है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर, समान पहुंच को बढ़ावा देकर और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देकर हम शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आईसीटी उपकरणों की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। 29.6 ऑनलाइन जानकारी तक पहुंचना और उसका उपयोग करना। यदि आप सामाजिक विज्ञान में शोधकर्ता हैं, तो आप सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संदर्भ साइटों को देखना चाहेंगे। यहाँ आपको उनके बारे में जानने की जरूरत है। सामाजिक अनुसंधान संदर्भ साइटें।
गूगल या याहू जैसे लोकप्रिय खोज इंजनों का उपयोग करना हमेशा अपना इंटरनेट शोध शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होता है। उनकी सीमाएं हैं और अधिक सटीक परिणामों के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ बताया गया है कि आप सामाजिक शोध के लिए अपनी खोज को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। निर्देशिकाएं और प्रवेश द्वार। ये वे स्थान हैं जहां आप किसी विशेष क्षेत्र के लिए विशेष रूप से एकत्रित संसाधन पा सकते हैं। खोज इंजनों के विपरीत, जो आपको आपकी खोज से मेल खाने वाली साइटों की एक सूची देते हैं, निर्देशिकाएं और गेटवे अधिक केंद्रित खोज प्रदान कर सकते हैं। वे शैक्षणिक कार्य के लिए महान हैं क्योंकि गेटवे उन विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं जो वेब पर मूल्यवान संसाधन खोजने में समय बिताते हैं। वे इस तरह से व्यवस्थित हैं कि आपको जो चाहिए उसे ढूंढना आसान हो जाता है। गेटवे नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी गेटवे के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान सूचना गेटवे SOSIG इस गेटवे में ऑनलाइन पेपर, चर्चा सूची और पाठ्यक्रमों के लिंक हैं। इसमें विभिन्न विभाग और संगठन शामिल हैं और इसमें सामाजिक अनुसंधान विधियों के लिए समर्पित एक अनुभाग है। सोशियोसाइट, अनुसंधान पद्धति और सांख्यिकी। यह प्रणाली अनुसंधान पद्धति और सांख्यिकी पर विशेष ध्यान देने के साथ इंटरनेट पर समाजशास्त्र से संबंधित संसाधनों की एक व्यापक सूची तक पहुंच प्रदान करती है। सामाजिक विज्ञान WWW वर्चुअल लाइब्रेरी। यह वर्ल्ड वाइड वेब वर्चुअल लाइब्रेरी के हिस्से के रूप में ऑनलाइन सामाजिक विज्ञान जानकारी का ट्रैक रखता है। आलेख, संदर्भ और सार डेटाबेस। अपने क्षेत्र के नवीनतम प्रकाशनों से अपडेट रहना आवश्यक है। इंटरनेट संदर्भों और सार के ऑनलाइन कैटलॉग के माध्यम से इन प्रकाशनों को खोजने के तरीके प्रदान करता है। कुछ साइटों तक पहुंच निःशुल्क है, जबकि अन्य को सदस्यता की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर पुस्तकालयों और संस्थानों को प्रदान की जाती है। आपके संस्थान या लाइब्रेरी के पास इनमें से कुछ डेटाबेस की सदस्यता होने की संभावना है और आप उनसे पासवर्ड लेकर उन तक पहुंच सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध डेटाबेस हैं। सामाजिक विज्ञान उद्धरण सूचकांक SSU। इसमें 50 सामाजिक विज्ञान क्षेत्रों को कवर करने वाली लगभग 5000 पत्रिकाएं शामिल हैं। इसमें 1973 से चली आ रही सामाजिक अनुसंधान विधियों पर प्रमुख पत्रिकाएं शामिल हैं। आप खोजों से शीर्षक पा सकते हैं और आधे से अधिक के लिए आप लेखकों द्वारा सार और उद्धृत संदर्भों के शीर्षक भी देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची IBSS। यह संसाधन 1951 के बाद से जर्नल लेखों, पुस्तक समीक्षाओं और मोनोग्राफ के 15 लाख से अधिक संदर्भों तक पहुंच प्रदान करता है। समाजशास्त्रीय सार। यह सामाजिक अनुसंधान विधियों से संबंधित विभिन्न प्रकाशनों को अनुक्रमित और सार प्रदान करता है। 29.7 ऑनलाइन पत्रिकाएं और पाठ। अधिकांश सामाजिक विज्ञान पत्रिकाओं में ऐसी वेबसाइटें होती हैं जहां आप वर्तमान और पिछले दोनों शोध लेखों और पत्रों तक पहुंच सकते हैं। पूर्ण पाठ तक पहुंचने के लिए आम तौर पर एक सदस्यता की आवश्यकता होती है, जो पूर्ण पहुंच के लिए एक पासवर्ड प्रदान करता है। हालांकि कई पत्रिकाएं निःशुल्क सार और या विषय सूची प्रदान करती हैं। कुछ निर्देशिकाएं इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं की सूची और लिंक। इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं की निर्देशिकाएं। इसमें दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लिंक शामिल हैं। मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जर्नल लोकेटर 1600 से अधिक ऑनलाइन पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करता है और उनके होमपेजों के लिंक प्रदान करता है। सामाजिक अनुसंधान विधियों को कवर करने वाली ऑनलाइन पत्रिकाओं के उदाहरण। समाजशास्त्रीय अनुसंधान ऑनलाइन, सैद्धांतिक, अनुभवजन्य और पद्धतिगत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले व्यावहारिक समाजशास्त्र लेख प्रकाशित करता है। सामाजिक अनुसंधान अद्यतन,
एक त्रैमासिक इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका जो विभिन्न अनुसंधान विधियों, विषयों सहित सामाजिक अनुसंधान में नए विकास को कवर करती है। जबकि कुछ ऑनलाइन पत्रिकाओं के पूर्ण पाठ लेख निःशुल्क ब्राउज किए जा सकते हैं, अन्य केवल सार और सामग्री तालिका तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च मेथडोलॉजी (IJSRM) एक नई पत्रिका जिसमें पद्धति संबंधी लेख और पेशेवर और सेवा सेटिंग्स में अनुसंधान अभ्यास से संबंधित लेख शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सम्मेलनों और सेमिनारों में प्रस्तुत पत्रों के पूर्ण पाठों को संग्रहित करने वाली विशेष साइटें हैं, जैसे शिक्षा ऑनलाइन, शिक्षा और प्रशिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक पाठ। पुस्तकालय कैटलॉग। दुनिया भर में कई पुस्तकालय अपने कैटलॉग तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं। इन कैटलॉग को कभी-कभी इंटरनेट पर ओपैक्स कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। कभी-कभी आपको इन कैटलॉग में जाने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है, लेकिन आप आमतौर पर लाइब्रेरी की वेबसाइट पर मुफ्त में साइन अप करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ वेबसाइटें हैं जो आपको उपयोगी लग सकती हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी कैटलॉग http://blpc.bl.uk/: यह वेबसाइट आपको संदर्भ सामग्री और दस्तावेजों सहित दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक से सामग्री ढूंढने की सुविधा देती है। लाइब्रेरी कैटलॉग का विश्वव्यापी सूचकांक http://www.libdx.com/: आप इस वेबसाइट का उपयोग करके 18,000 से अधिक पुस्तकालयों को खोज सकते हैं। अन्य उपयोगी वेबसाइटें। शोध शर्तों की शब्दावली http://www.mora.com/rmu/glosry.html: यह वेबसाइट शोधकर्ताओं के लिए शोध विषयों और तकनीकी शब्दों की व्याख्या करती है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विधियान, शिक्षकों के लिए संसाधन http://www.siu.edu/%sin7EHWKS/METHHOMI.html: यहाँ आपको अनुसंधान विधियों, शिक्षण सामग्री और अन्य दिलचस्प संसाधनों पर पाठ्यक्रमों के लिंक मिलेंगे। सेंटर फॉर एप्लाइड सोशल सर्वे (CAS) http://www.socstats.ton.ac.uk/css/: यह स्थान सामाजिक सर्वेक्षण विधियों पर लघु पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें मात्रात्मक सर्वेक्षण के बारे में सब कुछ शामिल है। थीसिस का सूचकांक http://www. thesis.com registered_users simple HTML आप 1970 से अब तक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत मास्टर और डॉक्टरेट थीसिस के सार खोज सकते हैं। चिंतन और क्रिया 29.3 आवश्यकताओं पर निर्णय लेना और उस व्यापक श्रेणी की पहचान करना हमेशा बेहतर होता है जिसके अंतर्गत आपके शोध प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक जानकारी आ सकती है। यह सटीक खोज में मदद करता है और अपेक्षाकृत कम समय में वांछित परिणाम प्रदान करता है। यह सच है कि सामान्य खोज इंजन सामाजिक शोध में सीमित मदद करते हैं। सामाजिक अनुसंधान के लिए विशेष खोज इंजन बनाए गए हैं। ऊपर उल्लिखित स्रोतों में से किसी एक से अपने शोध प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें और फिर एक पृष्ठ में लिखें कि आपने जानकारी कैसे प्राप्त की और इसे प्राप्त करने में आपने कितना समय खर्च किया और आप अपने शोध में उस जानकारी का उपयोग कैसे करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में एक छात्र के रूप में, जिसे रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 29.3 का काम सौंपा गया था, मैंने किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शोध प्रोजेक्ट के लिए जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया में गहराई से काम किया है। भारत। यह प्रतिबिंब जरूरतों की पहचान करने,
विशेष खोज इंजनों का उपयोग करने, प्रक्रिया में निवेश किए गए समय और कैसे प्राप्त जानकारी मेरे शोध को आकार देगी के माध्यम से मेरी यात्रा की रूपरेखा तैयार करती है। आवश्यकताओं की पहचान। जानकारी के लिए अपनी खोज शुरू करने से पहले मैंने अपने शोध प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकताओं को सावधानीपूर्वक रेखांकित किया। समस्या को समझना। सोशल मीडिया के उपयोग और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों की बहुमुखी प्रकृति को पहचानने, विषय की जटिलताओं को समझने में मुझे पर्याप्त समय लगा। शोध प्रश्न तैयार करना। इस समझ के आधार पर मैंने विशिष्ट शोध प्रश्न तैयार किए जो मेरे अन्वेषण का मार्गदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया का उपयोग भारत में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य परिणामों को कैसे प्रभावित करता है? भारत में किशोरों के सामने सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कौन सी अनोखी चुनौतियां हैं? किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कौन से हस्तक्षेप या रणनीतियां प्रस्तावित की गई हैं और वे कितनी प्रभावी हैं? कीवर्ड और अवधारणाओं को परिभाषित करना। कुशल खोज की सुविधा के लिए मैंने अपने शोध के लिए प्रासंगिक प्रमुख शब्दों और अवधारणाओं की पहचान की, जैसे सोशल मीडिया, किशोर, मानसिक स्वास्थ्य और भारत। विशिष्ट खोज इंजनों का उपयोग। सामाजिक अनुसंधान के लिए व्यापक और विद्वतापूर्ण जानकारी प्रदान करने में सामान्य खोज इंजनों की सीमाओं को पहचानते हुए मैंने शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष उपकरणों की ओर रुख किया। इनमें जेस्टर और गूगल स्कॉलर जैसे अकादमिक डेटाबेस अमूल्य संसाधन के रूप में उभरे। अकादमिक डेटाबेस की खोज। अपने शोध प्रश्नों और कीवर्ड के साथ मैंने इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सुलभ विद्वानों के लेखों के विशाल भंडार के माध्यम से नेविगेट किया। उन्नत खोज सुविधाओं को नियोजित करना। इन डेटाबेस द्वारा प्रदान की जाने वाली उन्नत खोज कार्यक्षमताओं का लाभ उठाते हुए मैंने प्रकाशन तिथि, लेखकत्व और विषय क्षेत्र जैसे मानदंडों के आधार पर खोज परिणामों को परिष्कृत करने के लिए अपने प्रश्नों को ठीक किया। फिल्टरिंग परिणाम। जैसे जैसे खोज परिणाम आते गए मैंने अप्रासंगिक या निम्न गुणवत्ता वाले स्रोतों को फिल्टर करने में समझदारी का प्रयोग किया। इसके बजाय सहकर्मी समीक्षित लेखों और विद्वानों के प्रकाशनों पर ध्यान केंद्रित किया जो अकादमिक जांच के कठोर मानकों को पूरा करते थे। समय बिताया। मेरे शोध प्रोजेक्ट के लिए सूचना अधिग्रहण की प्रक्रिया कई चरणों में फैली, जिनमें से प्रत्येक में सावधानीपूर्वक ध्यान और विचार विमर्श की आवश्यकता थी। यहाँ प्रत्येक चरण के लिए समर्पित समय का विवरण दिया गया है। तैयारी और योजना। 45 मिनट। शोध प्रश्नों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना। अकादमिक डेटाबेस के खोज इंटरफेस से खुद को परिचित करना। कीवर्ड और खोज रणनीतियों को परिष्कृत करना। खोज और पुनर्प्राप्ति। 3 घंटे। जेस्टर और गूगल स्कॉलर सहित कई डेटाबेस में खोज निष्पादित करना। खोज परिणामों के माध्यम से स्कैन करना और प्रासंगिक अध्ययनों के लिए पूर्ण पाठ लेखों तक पहुंचना। अतिरिक्त प्रासंगिक स्रोतों की खोज के लिए उद्धरण नेटवर्क के माध्यम से नेविगेट करना। मूल्यांकन और चयन। 1.5 घंटे। पुनर्प्राप्त स्रोतों की विश्वसनीयता, प्रासंगिकता और पद्धतिगत कठोरता का आकलन करना। उन स्रोतों को खारिज करना जो मेरे शोध में शामिल करने के कड़े मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। संश्लेषण और एकीकरण। 2 घंटे। चयनित अध्ययनों के निष्कर्षों को पचाना और प्रमुख अंतर्दृष्टियों को संश्लेषित करना। मौजूदा साहित्य में सामान्य विषयों, भिन्न दृष्टिकोणों और अंतरालों की पहचान करना। मेरे शोध उद्देश्यों और सैद्धांतिक ढांचे के लिए इन निष्कर्षों के निहितार्थ पर विचार करना। अनुसंधान में उपयोग। इस कठोर प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी उस आधार के रूप में कार्य करती है जिस पर मेरा शोध प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। यहाँ बताया गया है कि मैं ज्ञान के इस भंडार को अपने अध्ययन में कैसे एकीकृत करने की परिकल्पना करता हूँ।
साहित्य समीक्षा। साहित्य का क्यूरेटेड निकाय मेरी साहित्य समीक्षा की आधारशिला बनेगा, जो भारतीय संदर्भ में सोशल मीडिया के उपयोग और किशोर मानसिक स्वास्थ्य के बीच जटिल अंतर्संबंध पर मौजूदा शोध का व्यापक अवलोकन प्रदान करेगा। सैद्धांतिक ढांचा। मौलिक अध्ययन और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर मैं एक मजबूत सैद्धांतिक ढांचा तैयार करूंगा जो उन तंत्रों को स्पष्ट करता है जिनके माध्यम से सोशल मीडिया भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में किशोरों के मानसिक कल्याण पर अपना प्रभाव डालता है। पद्धतिगत डिजाइन। समीक्षा किए गए साहित्य से प्राप्त पद्धतिगत विचार मेरी शोध पद्धति के डिजाइन और कार्यान्वयन को सूचित करेंगे, जिसमें डेटा संग्रह उपकरण, नमूनाकरण रणनीतियां और शोध संदर्भ की बारीकियों के अनुरूप विश्लेषणात्मक तकनीकें शामिल होंगी। अभ्यास के लिए निहितार्थ। साहित्य में प्रस्तावित हस्तक्षेपों और रणनीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करके मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की व्यापक उपस्थिति के बीच किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा से संबंधित चिकित्सकों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि समझूंगा। संक्षेप में, मेरे शोध प्रोजेक्ट के लिए सूचना अधिग्रहण की प्रक्रिया एक श्रमसाध्य लेकिन ज्ञानवर्धक प्रयास रही है, जो कठोर और व्यवस्थित जांच की सुविधा में विशेष खोज इंजन और विद्वान डेटाबेस की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करती है। जैसे जैसे मैं अपनी शोध यात्रा के अगले चरण की शुरुआत कर रहा हूं, मैं इस मूलभूत अन्वेषण द्वारा प्रदान की गई समझ की गहराई से उत्साहित हूं और भारतीय संदर्भ में सोशल मीडिया और किशोर मानसिक स्वास्थ्य के आसपास के विमर्श में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार हूं। 29.8 सांख्यिकीय संदर्भ साइटें। चेस्ट निर्देशिका एक वेबसाइट है जो डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए टूल सहित विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रदान करती है। मानव विज्ञान और मनोविज्ञान जैसी विभिन्न विषय विशिष्ट साइटें मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण दोनों के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करती है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं: कंप्यूटर सहायता प्राप्त गुणात्मक डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर ककडास नेटवर्क, मनोविज्ञान सॉफ्टवेयर की निर्देशिका, मुफ्त सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर। डेटा की जटिलता या आकार की परवाह किए बिना सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आवश्यक है। ऐसे सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के 3 मुख्य तरीके हैं: कंपनियों से लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर खरीदना, SPSS सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए सांख्यिकीय पैकेज अपनी शक्तिशाली विशेषताओं के कारण सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को तुरंत निर्णय लेने की जानकारी उत्पन्न करने, परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और निष्कर्षों को दूसरों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। हालांकि SPSS महंगा है, अक्सर व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के बजाय संस्थानों या संगठनों द्वारा खरीदा जाता है। वैकल्पिक रूप से स्टेटकैल्क जैसा मामूली कीमत वाला सॉफ्टवेयर ऑनलाइन उपलब्ध 30 दिवसीय परीक्षण संस्करण के साथ समान कार्यक्षमता प्रदान करता है। इंटरनेट से मुफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। ओपनस्टैट जैसे सॉफ्टवेयर का लक्ष्य आंकड़ों को सुलभ और किफायती बनाना है। हालांकि यह SPSS जितना व्यापक नहीं है, फिर भी यह सामाजिक शोधकर्ताओं के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। ओपनस्टैट बड़े डेटासेट को संभाल सकता है, डेटा आयात निर्यात कर सकता है और सामान्य सांख्यिकीय परीक्षण कर सकता है। इसे इसकी वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन वेब पेजों का उपयोग करना। ये वेब पेज छोटी सांख्यिकीय समस्याओं के लिए त्वरित समाधान प्रदान करते हैं और निःशुल्क उपलब्ध हैं। हालांकि कुछ डाउनलोड करने योग्य नहीं हो सकते हैं, वे डेटा आयात, वैज्ञानिक कैलकुलेटर और चार्ट उत्पादन जैसी उपयोगी सुविधाएं प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ताओं को इन कैलकुलेटर का उपयोग करने से पहले उचित परीक्षण की पहचान करनी चाहिए। ऑनलाइन उपलब्ध सांख्यिकीय कैलकुलेटर के उदाहरणों में शामिल हैं:
वर्णनात्मक नमूनाकरण आंकड़े बुनियादी वर्णनात्मक आंकड़ों की गणना करता है और हिस्टोग्राम बना सकता है। वर्णनात्मक आंकड़े माध्य SD, SIM माध्य का CI उपयोगकर्ताओं को वर्ग अंतराल प्राप्त करने के लिए कच्चे डेटा या सारांश आंकड़े दर्ज करने की अनुमति देता है। स्टेटकैल्क सारांश आंकड़ों की गणना करता है, हिस्टोग्राम बनाता है, प्रतिगमन विश्लेषण करता है और सहसंबंध गुणांक और ची स्क्वायर परीक्षणों की गणना करता है। स्टेटिस्कोप दर्ज संख्याओं से विभिन्न वर्णनात्मक आंकड़ों की गणना और प्रदर्शित करता है। ये संसाधन उपयोगकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करते हुए सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए मूल्यवान सहायता प्रदान करते हैं। चिंतन और कार्रवाई 29.4 सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें वेब पेज के रूप में ऑनलाइन कैलकुलेटर शामिल हैं, जो जल्दी से गणना चला सकते हैं और परिणाम दे सकते हैं। कई सांख्यिकीय पैकेज हैं, जिन्हें इंटरनेट के माध्यम से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है और लगभग सभी बुनियादी सांख्यिकीय परीक्षणों के लिए उपयोग किया जा सकता है। आपको यह याद रखना होगा कि गुणात्मक डेटा विश्लेषण में ICT और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज का सीमित उपयोग होता है। चूंकि सभी सामाजिक शोधों में मात्रात्मक डेटा के कुछ घटक होते हैं, हम सुझाव देते हैं कि अपने शोध प्रोजेक्ट से संबंधित मात्रात्मक प्रकार के डेटा का विश्लेषण करने के लिए आप ऊपर उल्लिखित बुनियादी उपकरणों का उपयोग करने का प्रयास करें। ऐसा करने का प्रयास करने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी शोध परियोजना रिपोर्ट में उन सभी ICT उपकरणों का उल्लेख करें जिनका उपयोग आपने अपने शोध में किया था। आपके असाइनमेंट के मूल्यांकन में इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शीर्षक अनुसंधान परियोजनाओं में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए ICT उपकरणों का लाभ उठाना। परिचय आज के तीव्र तकनीकी विकास के युग में शिक्षा और अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT उपकरणों का एकीकरण अपरिहार्य हो गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण अनुसंधान पद्धति का एक महत्वपूर्ण पहलू ICT उपकरणों के उपयोग से महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई रिपोर्ट में हम सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए ICT उपकरणों का लाभ उठाने के महत्व, उपलब्ध विभिन्न विकल्पों, उनकी उपयोगिता और अनुसंधान परियोजनाओं में उनके उपयोग के दस्तावेजीकरण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए विकल्प। सांख्यिकीय विश्लेषण उपकरणों का परिदृश्य विविध है, जो विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। उपलब्ध प्राथमिक विकल्पों में से एक ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग है, जो तेजी से और कुशलता से सांख्यिकीय गणना करने के लिए सुविधाजनक मंच प्रदान करता है। ये कैलकुलेटर, जिन्हें अक्सर वेब पेजों के रूप में एक्सेस किया जा सकता है, एक उपयोगकर्तानुकूल इंटरफेस प्रदान करते हैं और शोधकर्ताओं को तुरंत परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। उनकी पहुंच और उपयोग में आसानी उन्हें विशेष रूप से आकर्षक बनाती है, खासकर उन शोधकर्ताओं के लिए जिन्हें त्वरित अंतर्दृष्टि या प्रारंभिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कई सांख्यिकीय पैकेज इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। ये पैकेज कार्यात्मकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को बुनियादी से लेकर उन्नत सांख्यिकीय परीक्षण आसानी से करने की सुविधा मिलती है। उदाहरणों में R, पाइथन की SCIPY लाइब्रेरी और NuPSPP शामिल हैं। ये पैकेज डेटा हेरफेर, विजुअलाइजेशन और परिकल्पना परीक्षण के लिए मजबूत क्षमताएं प्रदान करते हैं, जो उन्हें सांख्यिकीय विशेषज्ञता के स्तर के बावजूद शोधकर्ताओं के लिए अमूल्य उपकरण बनाते हैं। गुणात्मक डेटा विश्लेषण में सीमाएं। जबकि ICT उपकरण मात्रात्मक डेटा विश्लेषण की सुविधा प्रदान करने में उत्कृष्ट हैं, गुणात्मक डेटा विश्लेषण में उनकी सीमाओं को स्वीकार करना आवश्यक है। मात्रात्मक डेटा के विपरीत, जो संख्यात्मक होते हैं,
और खुद को सांख्यिकीय हेरफेर के लिए अच्छी तरह से उधार देते हैं। गुणात्मक डेटा अक्सर पाठ्य या श्रेणीबद्ध होते हैं, जो पारंपरिक सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करके स्वचालित विश्लेषण के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें सामग्री विश्लेषण, विषयगत विश्लेषण और जमीनी सिद्धांत जैसी तकनीकें शामिल होती हैं, जो अकेले आईसीटी उपकरणों द्वारा पूरी तरह से समर्थित नहीं हो सकती हैं। दस्तावेजीकरण का महत्व। अनुसंधान परियोजनाओं के संदर्भ में आईसीटी उपकरणों के उपयोग का दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण महत्व रखता है। यह अनुसंधान प्रथाओं में पारदर्शिता, प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता और जवाबदेही सुनिश्चित करने सहित कई उद्देश्यों को पूरा करता है। सांख्यिकीय विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले आईसीटी उपकरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करके शोधकर्ता अपनी कार्यप्रणाली में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे अन्य लोग अपने निष्कर्षों को दोहराने और मान्य करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा आईसीटी उपकरणों का दस्तावेजीकरण सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सांख्यिकीय पैकेजों के रचनाकारों के योगदान को स्वीकार करके अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देता है। यह शोधकर्ताओं को प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में उनकी दक्षता प्रदर्शित करने में भी सक्षम बनाता है, जिसे शिक्षा जगत और व्यापक अनुसंधान समुदाय में तेजी से महत्व दिया जा रहा है। व्यावहारिक निहितार्थ और सिफारिशें। अनुसंधान परियोजनाओं में आईसीटी उपकरणों को शामिल करने में कई व्यावहारिक निहितार्थ और सिफारिशें शामिल हैं। सबसे पहले, शोधकर्ताओं को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपलब्ध विकल्पों से परिचित होना चाहिए और ऐसे उपकरणों का चयन करना चाहिए जो उनके अध्ययन के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इसमें विभिन्न सॉफ्टवेयर पैकेजों या ऑनलाइन कैलकुलेटर की सुविधाओं, प्रयोज्यता और अनुकूलता का आकलन करना शामिल हो सकता है। दूसरे, शोधकर्ताओं को आईसीटी उपकरणों से प्राप्त परिणामों की व्याख्या करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, यह पहचानते हुए कि सांख्यिकीय विश्लेषण महत्वपूर्ण सोच और डोमेन विशेषज्ञता का विकल्प नहीं है। हालांकि ये उपकरण मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, शोध निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ठोस सैद्धांतिक ढांचे और पद्धतिगत कठोरता के साथ पूरक किया जाना चाहिए। इसके अलावा शोधकर्ताओं को डेटा विश्लेषण से जुड़े नैतिक विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें डेटा गोपनीयता और सूचित सहमति शामिल है। आईसीटी उपकरणों का जिम्मेदारी से उपयोग करने में प्रासंगिक नैतिक दिशानिर्देशों और विनियमों का पालन करते हुए अनुसंधान डेटा की अखंडता और गोपनीयता की रक्षा करना शामिल है। निष्कर्ष। अंत में, सांख्यिकीय विश्लेषण में आईसीटी उपकरणों का एकीकरण अनुसंधान प्रथाओं को बढ़ाने और सार्थक अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। ऑनलाइन कैलकुलेटर से लेकर डाउनलोड करने योग्य सांख्यिकीय पैकेज तक, शोधकर्ताओं के पास मात्रात्मक डेटा का कुशलतापूर्वक विश्लेषण करने के लिए ढेर सारे विकल्प हैं। हालांकि गुणात्मक डेटा विश्लेषण में आईसीटी उपकरणों की सीमाओं को पहचानना और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जो मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धतियों को विवेकपूर्ण ढंग से एकीकृत करता है। इसके अलावा पारदर्शिता, प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं में आईसीटी उपकरणों के उपयोग का दस्तावेजीकरण करना महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के योगदान को स्वीकार करके शोधकर्ता अकादमिक अखंडता को बनाए रखते हैं और अपने संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान की उन्नति में योगदान देते हैं। 29.9 डेटा स्रोत। ऐसी कई वेबसाइटें हैं जहां आप वास्तविक डेटा पा सकते हैं, जिसमें कच्ची संख्याएं और व्यवस्थित जानकारी शामिल है। ये साइटें आमतौर पर विशिष्ट देशों के डेटा पर ध्यान केंद्रित करती हैं और आमतौर पर पहुंच के लिए सदस्यता की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण वेब पर सांख्यिकीय डेटा है, जो दुनिया भर के सामाजिक-आर्थिक डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। भारत के विशिष्ट डेटा के लिए
जनगणना डेटा ऑनलाइन और indiastate.com जैसी वेबसाइटें सहायक हैं। यदि आप सांख्यिकीय और अनुसंधान विधियों पर मार्गदर्शन की तलाश में हैं, तो संसाधन उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए SRM, सामाजिक अनुसंधान पद्धति, दस्तावेजीकरण केंद्र, सामाजिक और व्यवहार विज्ञान के लिए अनुसंधान पद्धति और आंकड़ों पर संसाधनों का एक डेटाबेस प्रदान करता है। अनुसंधान विधियों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय पद्धति और गुणात्मक अनुसंधान अन्य मूल्यवान स्रोत हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च मेथडोलॉजी और पब्लिक ओपिनियन क्वार्टरली भी ओपिनियन रिसर्च के सिद्धांतों और तरीकों की खोज के लिए उपयोगी हैं। कैस प्रश्न बैंक सर्वेक्षण डिजाइन में सहायता के लिए प्रमुख सामाजिक सर्वेक्षणों से प्रश्नावली तक पहुंच प्रदान करता है। 29.10 अनुसंधान में ईमेल का उपयोग। अनुसंधान के लिए ईमेल का उपयोग करने के अपने फायदे हैं, जैसे विश्व स्तर पर व्यापक लोगों तक आसान पहुंच, कम लागत और उत्तरदाताओं के लिए सुविधा। हालांकि इसका उपयोग इसके उपयोगकर्ताओं की जनसांख्यिकी द्वारा सीमित है और प्रतिवादी की गुमनामी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जबकि ईमेल प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया दर आम तौर पर अच्छी होती है, संचार बारीकियों के संदर्भ में सीमाएं होती हैं। ईमेल साक्षात्कार लचीलापन प्रदान करते हैं, लेकिन आमने-सामने बातचीत की समृद्धि का अभाव है। शोध के लिए ईमेल का उपयोग तेज और तत्काल है। यह शोधकर्ताओं और विषयों को लगभग तुरंत बात करने देता है। यह लोगों के लिए विचारों का आदान प्रदान करने का एक उचित तरीका बनाता है, जिसकी तुलना पारंपरिक शोध पद्धतियों से नहीं की जा सकती। ईमेल लोगों को एक ही समय में कुछ भी करने की आवश्यकता के बिना संवाद करने की सुविधा देता है। इसका मतलब यह है कि विषय तब उत्तर दे सकते हैं जब वे तैयार और सहज हों। ईमेल का उपयोग अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षणों का उत्तर देने और ऑनलाइन साक्षात्कार करने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे अधिक लोग ईमेल का उपयोग करते हैं, बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होने का जोखिम होता है। ईमेल द्वारा शोध अवांछित, जंक मेल जैसा लगने लग सकता है। लोग उन वास्तविक शोधकर्ताओं को अनदेखा कर सकते हैं जो ईमेल के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही ईमेल अधिक लोकप्रिय हो रहा है और अनुसंधान के लिए इसका उपयोग करना आसान हो रहा है, फिर भी इसमें समस्याएं हैं, खासकर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में। जैसे शुरुआती टेलीफोन सर्वेक्षण इस बात से प्रभावित होते थे कि फोन किसके पास है, ईमेल अनुसंधान इस आधार पर पक्षपाती हो सकता है कि ईमेल का सबसे अधिक उपयोग कौन करता है। समाचार समूहों और ईमेल सूचियों पर उत्तर ढूंढना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक प्रश्न है और आप जानते हैं कि किसी के पास इसका उत्तर है। आप उस व्यक्ति को कैसे ढूंढते हैं? खैर, इंटरनेट के साथ आप न केवल वेबसाइटें खोज सकते हैं, बल्कि मुश्किल सवालों के जवाब पाने के लिए उन लोगों से बात भी कर सकते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं। समाचार समूह, जिन्हें फोरम भी कहा जाता है, इंटरनेट शुरू होने के बाद से मौजूद हैं। वे ऐसे स्थान हैं जहां वैज्ञानिक और अन्य लोग प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। आज समाचार समूह ऑनलाइन कैफे की तरह हैं, जहां लोग उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनमें उनकी रुचि है। अंतर केवल इतना है कि यह सब लिखा जाता है, बोला नहीं जाता। समाचार समूह विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे अनुसंधान के लिए कंप्यूटर कितने अच्छे हैं। ऐसे हजारों समाचार समूह हैं जो लगभग हर उस विषय को कवर करते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, कंप्यूटर से लेकर शौक और समसामयिक घटनाओं तक। इन समूहों में आप नौकरी लिस्टिंग, सलाह, घटना घोषणाएं और यहाँ तक कि राजनीतिक या धार्मिक चर्चाएं भी पा सकते हैं। आप तस्वीरें भी साझा कर सकते हैं। समाचार समूह में शामिल होने का तरीका जानने के लिए बॉक्स 29.3 देखें।
बॉक्स 29.3 किसी समाचार समूह तक कैसे पहुँचे? किसी समाचार समूह में शामिल होने के लिए आपको न्यूज़ रीडर नामक एक प्रोग्राम की आवश्यकता होगी। अधिकांश वेब ब्राउज़र पहले से ही इस प्रोग्राम के साथ आते हैं। सबसे पहले पता लगाएं कि आप किन समाचार समूहों में रुचि रखते हैं और उनके लिए साइन अप करें। समाचार समूह थ्रेडेड चर्चाओं का मुख्य तरीका हुआ करते थे, जहां संबंधित संदेशों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है। आजकल कई वेबसाइटों पर चर्चा समूह भी होते हैं। इसलिए जब आप किसी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए खोज रहे हों, तो वेबसाइट और समाचार समूह दोनों देखें। ईमेल की सूची। मेलिंग सूचियां अलग तरह से काम करती हैं। सभी संदेशों को एक स्थान पर एकत्रित करने के बजाय प्रत्येक संदेश को सूची के प्रत्येक सदस्य को ईमेल के रूप में भेजा जाता है। मेलिंग सूचियों के बारे में अच्छी बात यह है कि संदेशों को पढ़ने के लिए आपको विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि आपको एक मेलिंग सूची से हर दिन बहुत सारे संदेश मिल सकते हैं। समाचार समूह और मेलिंग सूचियां प्रतिदिन ढेर सारा पाठ तैयार करती हैं। कुछ में ऐसे लोगों द्वारा मुद्दों और घटनाओं का गहन विश्लेषण होता है जो कुछ क्षेत्रों में रुचि रखते हैं या विशेषज्ञ हैं। यदि आप मेलिंग सूचियों में शामिल होते हैं, तो आप डाइजेस्ट कमांड का उपयोग करके प्रत्येक दिन कम संदेश प्राप्त कर सकते हैं। यह कमांड मेलिंग सूची चलाने वाले कंप्यूटर को आपको कई संदेशों के साथ एक ईमेल भेजने के लिए कहता है। डाइजेस्ट कमांड का उपयोग करने का तरीका जानने के लिए विषय पंक्ति में सहायता के साथ सूची चलाने वाले कंप्यूटर पर एक ईमेल भेजें। सुनिश्चित करें कि ईमेल मुख्य कंप्यूटर पते पर भेजा जाए, न कि सूची पर। यदि आप किसी समसामयिक विषय या घटना के बारे में किसी शोध परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो आप www.gogla.co.in पर गूगल ग्रुप्स, http://www.dejnaws.com पर देजा न्यूज़ का उपयोग करके प्रासंगिक ऑनलाइन समूह और ईमेल सूचियां पा सकते हैं। या याहू के समाचार समूहों और पोस्टों की निर्देशिका http://www.yho.com/naws_madi/NAWSGROUP_LASTINGS/ पर। किसी विशिष्ट विषय पर मेलिंग सूचियां ढूंढने के लिए आप लिस्टिस्ट वेबसाइट http://www.list.com या कैटालिस्ट वेबसाइट http://www.lsoft.com/catlist.html पर जा सकते हैं। यदि आपको किसी सूची का विश्लेषण, चर्चा या संदेशों की श्रृंखला को ट्रैक करने की आवश्यकता है, तो आप http://www.list.com/rad/ पर लिस्ट की ईमेल सूची अभिलेखागार खोज का उपयोग कर सकते हैं। समाचार समूहों पर शोध करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रकाशन सूचना के साथ एक खोज को सीमित करना नामक एक इंटरैक्टिव प्रदर्शन देख सकते हैं, जो दिखाता है कि देजा न्यूज़ वेबसाइट को कैसे खोजा जाए। देजा न्यूज़ http://www.dejnaws.com पर पाया जाता है, जो इंटरनेट समाचार समूहों की सामग्री पर केंद्रित है। चिंतन और क्रिया 29.5। रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 29.4 में हमने उल्लेख किया है कि आईसीटी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेजों का गुणात्मक डेटा विश्लेषण में सीमित उपयोग है, लेकिन यहाँ एक स्रोत है जो आपके प्रोजेक्ट के गुणात्मक अनुसंधान पहलुओं में भी आपकी मदद कर सकता है। http://qrj.sagpub.com/अनुसंधान विधियों, विशेष रूप से गुणात्मक अनुसंधान पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस वेबसाइट तक पहुंचने का प्रयास करें और पता करें कि क्या यह आपके शोध के लिए मददगार है।
अपने सकारात्मक या नकारात्मक निष्कर्षों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शीर्षक: गुणात्मक अनुसंधान में qrj.sejpub.com की उपयोगिता की खोज, एक छात्र का परिप्रेक्ष्य। परिचय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में नामांकित एक छात्र के रूप में मुझे गुणात्मक शोध में qrj.sejpub.com की उपयोगिता पर विचार करने का काम सौंपा गया था। मैंने इस ऑनलाइन संसाधन की क्षमता का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू की। शैक्षणिक गतिविधियों के क्षेत्र में गुणात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो मानव व्यवहार, राय और अनुभवों की जटिलताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि गुणात्मक पद्धतियों और अनुसंधान उपकरणों के विशाल समुद्र के माध्यम से नेविगेट करना कठिन हो सकता है। इस प्रकार qrj.sejpub.com जैसे समर्पित मंच का लाभ उठाने की संभावना आशाजनक लग रही थी। इस चिंतनशील विश्लेषण में मेरा लक्ष्य qrj.sejpub.com द्वारा पेश किए गए संसाधनों का गहराई से अध्ययन करने पर अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों निष्कर्षों को स्पष्ट करना है। अन्वेषण और मूल्यांकन: qrj.sejpub.com पर पहुंचने पर मैंने खुद को विद्वतापूर्ण लेखों, शोध पद्धतियों और गुणात्मक शोध के इर्द-गिर्द घूमने वाली चर्चाओं के खजाने में डूबा हुआ पाया। आसान नेविगेशन सुविधाओं के साथ वेबसाइट का इंटरफेस सहज ज्ञान युक्त दिखाई दिया, जिससे निर्बाध अन्वेषण की सुविधा मिली। होम पेज ने असंख्य विकल्पों के साथ मेरा स्वागत किया, जिनमें हाल के प्रकाशन, विशेष लेख और गुणात्मक शोध में ट्रेंडिंग विषय शामिल थे। इस प्रारंभिक प्रभाव ने मेरे शोध प्रयासों के लिए मंच की संभावित उपयोगिता के बारे में आशावाद की भावना पैदा की। सकारात्मक निष्कर्ष: विद्वतापूर्ण लेखों का समृद्ध भंडार। qrj.sejpub.com के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक गुणात्मक अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में फैले विद्वानों के लेखों का व्यापक संग्रह था। नृवंश विज्ञान से लेकर घटना विज्ञान तक, जमीनी सिद्धांत से लेकर केस स्टडी विश्लेषण तक, मंच ने प्रतिष्ठित विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा लिखे गए शोध पत्रों की एक विविध श्रृंखला की मेजबानी की। यह व्यापक भंडार विभिन्न गुणात्मक पद्धतियों, सैद्धांतिक रूपरेखाओं और अनुभवजन्य अध्ययनों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। पद्धतिगत अंतर्दृष्टि और दिशानिर्देश: शोध लेखों के अलावा qrj.sejpub.com ने गुणात्मक जांच की जटिलताओं के माध्यम से शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से ढेर सारे संसाधनों की पेशकश की। मुझे विभिन्न गुणात्मक अनुसंधान विधियों, डेटा संग्रह तकनीकों और विश्लेषण रणनीतियों को स्पष्ट करने वाले कई लेख और ट्यूटोरियल मिले। ये पद्धतिगत अंतर्दृष्टि अमूल्य साबित हुई, खासकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो पहली बार गुणात्मक शोध के क्षेत्र में कदम रख रहा था। व्यावहारिक मार्गदर्शन और कार्रवाई योग्य सलाह प्रदान करने पर मंच का जोर मेरे सीखने के उद्देश्यों के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। इंटरैक्टिव मंच और चर्चा सूत्र: qrj.sejpub.com की एक और उल्लेखनीय विशेषता इसके इंटरैक्टिव मंच और चर्चा सूत्र थे, जहां दुनिया भर के शोधकर्ता विचारों का आदान प्रदान करने, सलाह लेने और विद्वानों के प्रवचन में संलग्न होने के लिए एकत्र हुए थे। इन आभासी समुदायों ने बौद्धिक आदान प्रदान, सहयोग और सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देने के जीवंत केंद्र के रूप में कार्य किया। मैंने खुद को कई चर्चा सूत्र में शामिल पाया जहां शोधकर्ताओं ने पद्धतिगत बारीकियों पर बहस की, शोध अनुभव साझा किए और अपनी परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया मांगी। साथ ही शोधकर्ताओं के साथ बातचीत करने का अवसर बेहद समृद्ध साबित हुआ और गुणात्मक अनुसंधान प्रथाओं के बारे में मेरी समझ में वृद्धि हुई। सुलभ शिक्षण संसाधन: विद्वानों के लेखों और चर्चा मंचों के अलावा qrj.sejpub.com ने वेबिनार, ट्यूटोरियल और ई-पुस्तकों के रूप में ढेर सारे सीखने के संसाधनों की पेशकश की।
इन संसाधनों ने नौसिखिए से लेकर अनुभवी विद्वानों तक उनकी शैक्षणिक यात्रा के विभिन्न चरणों में शोधकर्ताओं की सेवा की। मैंने विशेष रूप से इन शिक्षण सामग्रियों की पहुंच की सराहना की, जिन्हें विविध शिक्षण प्राथमिकताओं और योग्यताओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था। चाहे स्वचालित ट्यूटोरियल या लाइव वेबिनार के माध्यम से, मंच ने गुणात्मक अनुसंधान पद्धतियों में निरंतर सीखने और कौशल विकास की सुविधा प्रदान की। नकारात्मक निष्कर्ष: सीमित अंतरक्रियाशीलता और सहभागिता। जबकि QRJ.SagePub.com के पास लेखों, मंचों और शिक्षण सामग्री सहित संसाधनों का खजाना है, मैंने मंच के भीतर अंतरक्रियाशीलता और जुड़ाव की एक निश्चित कमी देखी। चर्चा सूत्र और मंचों की उपस्थिति के बावजूद उपयोगकर्ताओं के छिटपुट योगदान के साथ भागीदारी का स्तर कुछ हद तक कम लग रहा था। इस कम हुई अंतरक्रियाशीलता ने मंच की समग्र जीवंतता को प्रभावित किया और शोधकर्ताओं के बीच सार्थक ज्ञान के आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न की। अंतरक्रियाशीलता को बढ़ाना और समुदाय की भावना को बढ़ावा देना संभावित रूप से इस सीमा को संबोधित कर सकता है और मंच के सहयोगी लोकाचार को मजबूत कर सकता है। अभिगम्यता और उपयोगकर्ता अनुभव। हालांकि QRJ.SagePub.com का इंटरफेस अपेक्षाकृत उपयोगकर्ता के अनुकूल था, मुझे अपने अन्वेषण के दौरान कुछ पहुंच संबंधी समस्याओं और नेविगेशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, विशाल भंडार के भीतर विशिष्ट लेखों या शोध विषयों का पता लगाना कभी-कभी बोझिल साबित होता है, जिसके लिए अधिक मजबूत खोज कार्यक्षमताओं या वर्गीकरण तंत्र की आवश्यकता होती है। सुव्यवस्थित नेविगेशन और बढ़ी हुई खोज क्षमताओं के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार करने से प्लेटफॉर्म की उपयोगिता बढ़ सकती है और शोधकर्ताओं के व्यापक दर्शकों को आकर्षित किया जा सकता है। परिप्रेक्ष्य की कवरेज और विविधता। जबकि QRJ.SagePub.com ने लेखों और संसाधनों की एक विविध श्रृंखला की पेशकश की, मैं शोध विषयों और दृष्टिकोणों के कवरेज में कुछ अंतरालों को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सका। गुणात्मक अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व या अनदेखा किया गया, जिससे मंच की व्यापकता और समावेशिता सीमित हो गई। अनुसंधान डोमेन, सांस्कृतिक संदर्भों और सैद्धांतिक रूपरेखाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करने के लिए कवरेज के दायरे का विस्तार करने से मंच अधिक समावेशी और गुणात्मक जांच के विविध परिदृश्य का प्रतिनिधि बन सकता है। निष्कर्ष। अंत में, QRJ.SagePub.com की मेरी खोज से गुणात्मक अनुसंधान में इसकी उपयोगिता की सूक्ष्म समझ प्राप्त हुई। मंच की ताकत इसके विद्वतापूर्ण लेखों, पद्धतिगत अंतर्दृष्टि, इंटरैक्टिव मंचों और सुलभ शिक्षण संसाधनों के समृद्ध भंडार में निहित है। हालांकि अंतरक्रियाशीलता, पहुंच और कवरेज से संबंधित कुछ सीमाएं और अधिक वृद्धि के लिए विचार की गारंटी देती हैं। कुल मिलाकर, QRJ.SagePub.com उन शोधकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में उभरता है जो गुणात्मक जांच की जटिलताओं को नेविगेट करना चाहते हैं, जो सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि, व्यावहारिक मार्गदर्शन और सहयोगी अवसरों का मिश्रण पेश करता है। 29.11 निष्कर्ष। यदि कोई शोधकर्ता समझता है कि उसे अपने शोध के लिए क्या चाहिए, तो वह दुनिया भर में किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ICT का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। प्रौद्योगिकी बेहतर होती जा रही है, जिससे आंकड़ों पर काम करना आसान हो गया है। विभिन्न सॉफ्टवेयर पैकेजों की बदौलत अब आपको उन्नत गणित कौशल की आवश्यकता नहीं है। ICT एक साथ कई लोगों द्वारा डेटा के प्रबंधन, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और उपयोग के लिए बेहतरीन विकल्प प्रदान करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से किया जा सकता है और आप दुनिया में कहीं से भी बड़ी मात्रा में डेटा तक पहुंच सकते हैं। ICT में सामाजिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं और यदि इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत हो सकती है।
जैसे जैसे आप इंटरनेट का अन्वेषण करेंगे, आप और भी अधिक शोध संभावनाओं की खोज करेंगे। यह जानकारी, डेटा और अंतर्दृष्टि का खजाना है।